व्याकरण खंड यानी व्याकरण भाग। तो आज हम संस्कृत व्याकरण में संधि प्रकरण पढ़ेंगे। संधि प्रकरणम यानी संधि प्रकरण। संधि क्या है? वर्णयो वर्णानाम वा मेलनम संधि, यानी दो या दो से अधिक वर्णों का मेल संधि है। द्वयो वर्णयो बहुनाम वर्णानाम वा संयोगेन यत रूपांतरम जायते सह संधि। दो या बहुत से वर्णों को मिलाने से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? संधे भेद त्रयम अस्ति, यानी संधि के 3 भेद होते हैं। अच संधि यानी जिसको हम स्वर संधि भी कहते हैं, हल संधि जिसे व्यंजन संधि भी कहते हैं, और तीसरी होगी विसर्ग संधि। यानी संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्वर संधि। स्वर संधि क्या है? तो स्वर का स्वर से मेल होने पर जब स्वर में परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधे अधोलिखिताः प्रमुखाः भेदाः भवन्ति, यानी इसके अनेक भेद होते हैं। स्वर संधि के 6 भेद बताए गए हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, पांचवा अयादि संधि और छठवा पूर्व रूप संधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दीर्घ संधि। यदि अ, इ, उ, ऋषि स्वराणाम मेलनम सवर्णेन इत्युक्ते क्रमशः आ, इ, उ, ऋषि इत्ययि सह भवति तदा वर्णद्वयस्य स्थाने दीर्घ स्वरः भवति। अर्थात जब आ, इ, उ, ऋषि इन स्वरों का मेल सवर्णेन, सवर्णेन यानी होता है उसी के समान वर्ण से, इस दीर्घ संधि का जो फॉर्मूला यानी सूत्र जो है वो ये है कि अ धन आ बराबर आ। यहाँ पे पहला जो अवर्ण है वो ह्रस्व है और दूसरा जो आवर्ण है वो दीर्घ है। तो ह्रस्व और दीर्घ दोनों को अगर हम संधि करते हैं तो दीर्घ आ होता है। उसी प्रकार दीर्घ आ और ह्रस्व आ इन दोनों को संधि करने पर भी दीर्घ आ ही होता है। इसी प्रकार ह्रस्व ई धन दीर्घ ई इन दोनों को भी संधि करने पर दीर्घ ई होगा, और ह्रस्व उ और ह्रस्व उ मतलब दोनों छोटे उ को संधि करने पर भी दीर्घ उ ही होगा। तो सवर्णेन यानी समान वर्णों को, चाहे वो ह्रस्व हो और चाहे वो दीर्घ हो, उनको संधि करने पर दीर्घ स्वर ही आता है उसी के समान। उसी प्रकार यहाँ पे उ धन ह्रस्व उ इनको अगर हम संधि करते हैं तो दीर्घ उ आएगा। उसी प्रकार ह्रस्व ऋषि धन ह्रस्व ऋषि इन दोनों को अगर संधि करते हैं तो दीर्घ ऋषि आता है। दीर्घ ऋषि में देखिए आप डबल यहाँ पे आपके जो मात्रा लगी रहती है तो ये होता है दीर्घ ऋषि। आइए अब हम इसके और उदाहरण देते हैं, देखते हैं। जैसे पुस्तक धन आलय, पुस्तक का पहला जो हमारा पहला शब्द है, यहाँ पे इसका अंतिम जो हमारा वर्ण यानी अक्षर आ रहा है वो अ है। तो आ धन यहाँ पे आलय, इसका जो पहला शब्द है वो आ है, बड़ा आ। इन दोनों को संधि करने पर दीर्घ आ हो जाएगा। तो जो का हमारा व्यंजन है उसमें आ की मात्रा लगेगी तो ये हमारा हो जाएगा पुस्तकालय। इसका दूसरा उदाहरण है विद्या धन अभ्यास है। विद्या, विद्या यहाँ पे बड़ा आ है, इसको हमने संधि किया अभ्यास से, तो अभ्यास का पहला जो आ है वो छोटा आ है, तो इसको हम अगर संधि करते हैं तो ये हो जाएगा विद्या अभ्यास। तीसरा उदाहरण है इसका गिरि धन ईश है। गिरि में जो हमारा पहला शब्द है वो है ई, और ह्रस्व ई, और ईश है ये दीर्घ ई। इन दोनों को संधि करने पर दीर्घ ई होगी। तो हमारा जो रा व्यंजन वर्ण है उसमें
हस्व दीर्घ ऋषि ई की मात्रा लगेगी तो ये बन जाएगा गिरीशः। अगला उदाहरण है भानुधन उदय। तो भानु, इसमें हस्व उ है और इसको हम संधि जो करेंगे, जहाँ पर हमारा जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण जो है वो हस्व उ है। उ और उ को अगर हम संधि करते हैं तो दीर्घ उ होगा, तो इसका हो जाएगा भानुदः। फिर अगला है बधूधन उत्सव है। बधू, इसमें जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण है दीर्घ उ, और जो दूसरा हमारा शब्द है उसका पहला जो वर्ण है वो है हस्व उ। उ और उ से संधि करने पर दीर्घ उ बनता है, इसलिए वधू, धा में बड़े उ की मात्रा लगी है तो ये हो गया वधू उत्सव। अगला उदाहरण है पितृधन ऋणम। ता में और यहाँ पे त के साथ ये ऋषि की मात्रा लगी है, तो ता और र, इसलिए यहाँ पे ता में बड़ा दीर्घ री है, इसलिए ता में नीचे डबल मात्रा लगी हुई है, तो पितृ ऋणम। स्वर संधि का अगला प्रकार है गुण संधि। यदि आ इतस्मिन् संयोगे इ उ ऋषिर् इत्येय सह भवति तदा क्रमशः द्वयोरेव स्थाने क्रमेण ए ओ अर अल इति भवन्ति। अर्थात इसका मतलब है यदि प्रथम पद के अंत में छोटा आ या बड़ा आ आता है और जहां हमें संधि करना है यानी दूसरे पद का पहला जो वर्ण है वहां पर ई उ ऋषि या ल आता है, तो इनको संधि करने पर इनके स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और अल हो जाता है। इसका अगर हम उदाहरण देखते हैं तो पहला है अधन ई बराबर ए, आधन ई बराबर ये भी ए होगा, आधन उ बराबर ओ, और आधन उ ये भी ओ होगा, आधन ऋषि अर और आधन र अल। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। नर धन इंद्र, नर में जो हमारा अंतिम स्वर वर्ण आ रहा है वो आ है और संधि कर रहे हैं हम जहाँ पर, वहाँ पर पहला जो हमारा वर्ण आ रहा है वो ई है, तो नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। रमा धन ईश, रमा में अंतिम जो हमारा स्वर आ रहा है वो बड़ा आ है और धन ईश यहाँ पे बड़ी ई आ रहा है, तो आ धन ई बराबर भी ए होगा, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा रमेश। इसी प्रकार पर धन उपकार, पर यहाँ पे जो पर शब्द है इसका अंतिम जो हमारा स्वर वर्ण आ रहा है वो अ है, और जहाँ पर हमें संधि करना है यानी दूसरे पद का पहला वर्ण उ आ रहा है, तो आ धन उ मिलाकर भी ओ होता है, इसलिए इसका हो जाएगा परोपकारः। अगला हमारा उदाहरण है शीत धन उष्णम। शीत, यहाँ पे त दिया है, ता का अंतिम अक्षर जो है वो आ है और उष्ण का पहला अक्षर जो है वो उ है, तो ये आ और उ मिलाकर भी ओ होता है, इसलिए यहाँ पर शीतोष्णम होगा। अगला है राजधन ऋषि। राज, राज का जो अंतिम वर्ण है वो आ रहा है और ऋषि का पहला वर्ण री आ रहा है, तो यहाँ पे राज आ और ऋषि इनको मिलाने से हमारा अर होता है, यानी अर यहाँ पे हुआ आ धन ऋषि बराबर अर होता है, तो यहाँ पे राज और ऋषि आ और री को मिलाने पे अर होगा, तो आ जो हमारा स्वर है वो जा में मिल जाएगा, इसलिए राज हो गया, और र जो है वो आधर र है, इसीलिए ऊपर मात्रा लग जाएगा, मतलब रेफ लग जाता है, इसलिए शा के ऊपर आया, तो ये बन गया आपका राज ऋषि। फिर आपका आएगा अगला तव धन लकार है। यहाँ पे आपका रा का हो जाता है अल, तो तव जो आपका दिया हुआ है, ता का अंतिम जो हमारा स्वर वर्ण है वो आ है और लकार है का ल, तो इन दोनों को अगर हम संधि करते हैं तो अल हो जाता है, तो यहाँ अल का जो ल है वो आ जो है आपका तव में मिल जाएगा यानी व में मिलेगा, तो यहाँ पे हो गया आपका तव और आधा ल हो जाएगा और फिर कार है, तो ये बन गया आपका तवल्लकार है। स्वर संधि का अगला प्रकार है वृद्धि संधि। यदि अ या आ यानी हस्व आ या दीर्घ इतस्य पश्चात यानी इसके
पश्चात ए ऐ अथवा ओ औ अगच्छन्ति यानी आता है, तदा द्वये क्रमशः, तो तब इन दोनों को क्रमशः मिलाने पर ए अथवा औ होता है। अर्थात आ और ए यानी हस्व आ और ए, इनका अगर हम संधि करेंगे तो आई होगा, और दीर्घ आ और ए इनको भी संधि करेंगे तो आई होगा। इसका उदाहरण हम देखते हैं। अत्र धन एकः, अत्र इसका जो अत्र में अंतिम जो स्वर वर्ण है वो आ है, और यहाँ दूसरा जो शब्द है उसका पहला वर्ण है ए। तो अत्र धन एकः, त्रा में हमारा आ धन ए बराबर आई होता है, तो त्रा में आई की मात्रा लग जाएगी, तो इसका हो जाएगा अत्रेकहि। इसका दूसरा उदाहरण है सदा धन एव, सदा में पहला जो हमारा शब्द है उसका अंतिम जो हमारा स्वर आ रहा है वो आ है, और धन एव दूसरे पद का पहला जो हमारा स्वर वर्ण है वो ए आ रहा है, तो आ और ए मिलाकर भी आई होता है, इसीलिए इसका हो जाएगा दा में आई की मात्रा लगेगी, इसलिए इसका हो जाएगा सदैव। अगला जो हमारा है आ धन औ, आ और औ को अगर हम आ और ओ इसको अगर हम संधि करते हैं तो ये औ हो जाता है, और दीर्घ आ और औ को भी अगर हम संधि करते हैं तो औ होता है। तो यहाँ पर हमारा जो अगला उदाहरण दिया हुआ है राम धन औदार्यम, राम, राम शब्द में आपका जो अंतिम स्वर वर्ण आ रहा है वो आ रहा है, और जो दूसरा हमारा औदार्यम है उसका जो पहला हमारा स्वर आ रहा है वो औ आ रहा है। तो राम और औ इसमें इनको हमें संधि करना है, तो आ और औ मिला के औ ही होता है, इसलिए माँ में औ की मात्रा लगेगी और आपका हो जाएगा रामौदार्यम। अगला उदाहरण है महाधन औषधि, महा में अंतिम जो हमारा स्वर वर्ण है वो आ है, धन औषधि यहाँ पे दूसरे शब्द का जो पहला हमारा स्वर है वो औ है, आ औ मिलाकर भी औ होता है, इसलिए हा में औ की मात्रा लगेगी और हमारा ही हो जाएगा महौषधि। स्वर संधि का अगला प्रकार है यण संधि। यदि हस्व अथवा दीर्घ ई उ ऋषि र इति स्वर पश्चात कोऽपि असमानः स्वरः आगच्छति, तदा ई उ ऋषि र एतेषां स्थाने क्रमशः य व र ल इति भवति, असमान स्वरे तु किमपि परिवर्तनम न भवति। इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी तक हमने जो भी स्वर संधि के प्रकार देखे हैं उनमें प्रथम पद में आ हस्व आ या दीर्घ आ आता था, लेकिन यण संधि में प्रथम पद में हस्व या दीर्घ ई आएगा, या फिर उ आएगा, या फिर ऋषि आएगा, और जो हमारा दूसरा पद रहेगा, दूसरा पद का जो पहला वर्ण है वहाँ पर कोई भी असमान स्वर, मतलब जो भी स्वर आएगा वो हमारे उस पहले स्वर के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ई आ रहा है, तो ई का यहाँ पे बताया गया है कि ई का या हो जाता है और उ का व हो जाता है, और ऋषि का रा और र का ला हो जाता है। अब यहाँ पर आप इसका फॉर्मूला देखिए, ई धन आ, तो ई का या हुआ आपका, और आ के साथ मिला तो अ की कोई मात्रा नहीं लगती है, इसलिए य। फिर ई धन आ, अब यहाँ पे बड़ा आ है तो ई का तो या हुआ आपका, लेकिन मात्रा आ की लगेगी क्योंकि ये यहाँ पे दीर्घ आ है, तो इसलिए ये हो गया या। उ का उ धन आ, अब उ का व हो जाता है, और आ है इसलिए इसमें कोई मात्रा नहीं रहेगी, सिर्फ ये पूर्ण व हो जाएगा। इसी प्रकार ऋषि धन आ, ये र धन आ, ये दीर्घ आ है इसलिए ला में आ की मात्रा लगेगी, तो ये ला हो गया। इसके उदाहरण देखिए, इति धन अलम, इति शब्द का जो हमारा स्वर है, अंतिम जो स्वर है वो ई आ रहा है, और दूसरा जो पद है वहाँ पे पहला जो हमारा स्वर है वो आ है। हमें इति धन अलम की संधि करना है, तो इति से सबसे पहले तो हम ई लिख लेंगे, फिर स्वर और व्यंजन को अलग अलग किया, तो जब स्वर और व्यंजन अलग अलग होते हैं तो जो व्यंजन है वो आधा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर आधा ता लिखा हुआ है, और ई का या हो जाता है इसलिए यहाँ या लिखा हुआ है।
अब इसके बाद हम दूसरे पद में आते हैं संधि करने के लिए। चूंकि यहाँ पे हस्व आ है तो हस्व आ जो है वो या में मिलेगा, लेकिन उसमें कोई भी मात्रा नहीं लगेगी। और फिर बचा लम, तो इसलिए यहाँ पे हो गया इत्यलम। अति धन आचार है। अति पहले जो हमारा शब्द है उसका अंतिम जो स्वर वर्ण है वो ई है। धन आचार है, दूसरे जो शब्द है उसका हमारा पहला वर्ण है आ। तो यहाँ पर दोनों को अगर हम संधि करते हैं तो सबसे पहले हम अति को अगर करते हैं तो हमने आ लिखा। ती से अगर व्यंजन से हम स्वर को अलग करते हैं तो व्यंजन हमारा आधा हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा त, आधा ता। ई का या बन गया। अब दूसरे पद में यहाँ पे आपका आ है यानी दीर्घ आ है, तो या में आपके आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये आपका बन गया अत्या। और फिर चार है, तो ये शब्द अगर हम अति धन आचार्य की संधि करते हैं तो ये हो जाता है अत्याचार। दूसरा उदाहरण है इसका, सुधन अस्ति। सा में यहाँ छोटे ओ की मात्रा लगी हुई है और जो दूसरा हमारा शब्द है उसमें हस्व आ है, तो ऊ का व हो जाता है, इसलिए पहले और स्वर और व्यंजन को अगर हम अलग करेंगे तो हमारा जो स है वो आधा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा आधा सा। ऊ का हुआ वा, और ये जो आ है, आ अगर हमारे स्वर से वहाँ स्वर जो है वो व्यंजन से मिलेगा तो वह पूरा हो जाएगा और बचा आपका उसके बाद में अस्ति, तो ये बन जाएगा आपका स्वस्ति। अगला उदाहरण है मात्र धन अनुमति। मात्र यहाँ पे ता में ऋषि की मात्रा है तो ऋषि का र हो जाता है। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले माँ लिखा, हमने यहाँ पे व्यंजन और स्वर को अलग किया तो जो हमारा व्यंजन है वो आधा हो जाएगा, तो आधा ता, और ऋषि र जो है वो भी आधा रा है। और चूंकि ता और रा दोनों को मिलाने से एक हमारा संयुक्त व्यंजन वर्ण त्रा तैयार होता है, त्रा बनता है, तो इसलिए यहाँ पे हो गया ये मात्र। और जो दूसरा पद है, दूसरा पद का पहला जो आ वर्ण है, आ को अगर हम त्रा में मिलाते हैं तो इसमें मात्रा कोई नहीं लगेगी क्योंकि ये हस्व आ है, तो यहाँ आपका हो गया मात्र। फिर हमारा बचा नुमति, तो इसको करने पे हमारा संधि करने पे हो जाएगा मात्र अनुमति। अगला उदाहरण है लृ धन आकृति। लृ का हो जाता है ल, और यहाँ पे संधि करने पर दूसरा हमारा जो शब्द है उसका पहला अक्षर जो है बड़ा आ है यानी दीर्घ आ है, तो इसलिए ला में आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये आपका हो गया लाकृति। है अयादि संधि। यदि ए ऐ ओ औ इतेषां पश्चात कोऽपि असमान स्वरा आगच्छति। यदि ए ऐ ओ औ इन वर्णों के पश्चात कोई भी अगर असमान स्वर आता है, तदा एतेषां स्थाने, तो इनके स्थान पर क्रमशः ऐ आय अब आव इति भवति, यानी ऐ आय अब और आव हो जाएगा। आप इसका अगर पहले फॉर्मूला देखेंगे तो इसको ज़्यादा आसानी से समझेंगे। जैसे प्रथम पद में ए आएगा और दूसरे पद में कोई भी असमान स्वर आएगा, तो वो असमान स्वर जो दूसरा पद है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ आपके प्रथम पद में जो आता है उसका आपका होगा, तो ए का आपका अय हो जाता है, आई का आय होता है, ओ का अव होता है और औ का आव हो जाता है। इसके उदाहरण देखिए, जैसे ने, ना में एक ही मात्रा लगी है, तो अगर हम ने शब्द का वर्ण विन्यास करते हैं तो इसका होता है न धन ए, तो ए का अय होता है। तो यहाँ पे आपका पहला जो उदाहरण दिया है वो ने धन अनम, तो पहला हमने न लिख लिया, और चूंकि ए का अय हो रहा है, एक चीज मैंने बताई थी कि जब हम व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं तो जो व्यंजन है हमारा वो आधा हो जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे अय जो हो रहा है अय, तो अय शब्द का जो अ है वो आपके न में मिल जाएगा, तो ये न आपका पूरा हो गया, और ए अय या बचा तो ये यहाँ या लिख दिया। फिर जो हमारा दूसरा पद है, दूसरा पद का जो पहला हमारा जो स्वर है वो हमारा उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके बाद बचा नम, तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये जो आ है जो भी स्वर है वो हमारा या में मिल जाएगा, तो इसलिए इसका ने धन अनम बराबर हो जाएगा नयनम। इसका दूसरा उदाहरण है शे धन अनम। जैसे आपने पहले वाला किया था बिल्कुल वैसे ही है, तो श किया, ए का आय हुआ तो यहाँ पे शय हो जाएगा,
और ये फिर अनम, आ जो है वो या में मिल जाता है, बचा आप हो गया आपका नम, तो ये हो गया शयनम। अयादि संधि का दूसरा उदाहरण है गई धन अकह। अब गई यहाँ पे आई दिया हुआ है तो आई का आय हो जाता है, तो गई शब्द का यहाँ पे आई का आय हो जाएगा। तो इसको जब हम संधि करेंगे तो सबसे पहले गए आई का आय हुआ तो ग धन आय, आय का हमारा जब इस पे जुड़ेगा तो ग में आ की मात्रा लग जाएगी और फिर यह हो जाएगा गाय। और जो ये अकह का जो आ है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है और ये पहले ही व्यंजन में मिल जाता है और फिर बचा कह, तो इसका हो जाएगा गाय कह। इसका अगला उदाहरण है नई धन अकह। यहाँ पे न धन आई का आय हो गया, तो यहाँ पे भी ना में आय को अगर हम जोड़ते हैं तो ना में आ की मात्रा लग जाएगी, तो ये हो गया नाय। और अकह, इसमें भी जो आ है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा और ये अपने सामने वाले व्यंजन के साथ मिल जाएगा। फिर बचा कह, तो इसका हो जाएगा नाय कह। अगला जो उदाहरण है हमारा वो है ओ से, तो ओ का अब होता है तो पो धन अनह। अब यहाँ पे पो शब्द का अगर हम वर्ण विन्यास करते हैं तो पाधन ओ होता है और ओ का अब हो जाता है, इसलिए इसका हम अब में जो पा शब्द है पा में आ मिल जाएगा तो प हो जाएगा और उसका ओ का व हो जाएगा, तो इसलिए पव हो गया। और अनह, जैसे कि पहले बताया था कि दूसरे पद के जो भी असमान स्वर है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो ये अ जो है वा में मिल जाएगा। फिर बचा आपका नह, तो ये बन जाएगा आपका पवनह। भो धन अनम, भो को भी अगर हम ओ का अब होता है तो भो का भव हो जाएगा, तो भो का भव और न जो है वो वा में मिल जाएगा, बचा नम, तो इसका आपका हो जाएगा भवनम। फिर औ का उदाहरण आता है तो पऊ का हो जाता है आव, औ का होता है आव, इसलिए पऊ का हो जाएगा पाव। इसके बाद आपका बचा कह, तो ये हो जाएगा पाव कह। और फिर यहाँ पे है पऊ धन अनह, पऊ का भी औ का आव होता है, इसलिए पऊ का यहाँ पे पाव हो जाएगा और आ जो है वो वा में मिल जाएगा और बचा आपका नह, तो इसका हो जाएगा पवनह। स्वर संधि का अगला प्रकार है पूर्व रूप स्वर संधि। पदांत एको अति परे पूर्व रूपम एकादेशः स्यात्। यदि पदस्य अन्ते विद्यमान यंग ए ओ अंतरम अत हस्व अविद्यमानः स्यात् तदा हस्व आ स्थाने अवग्रह स्यात्। अवग्रह जो है वो एस के समान होता है, अर्थात इसका मतलब हुआ कि पूर्व रूप संधि में जब पद के अंत में, यानी हमारा जो पहला पद होगा, पहले पद के अंत में जब ए आता है या फिर ओ आता है तो वो उसके स्थान पर और उसके आगे यानी कि दूसरे पद में जो हमारा दूसरा पद होगा वहाँ पे हस्व आ आता है, तो वहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ जो हमारा हस्व आ है उस वो अवग्रह में बदल जाता है। उदाहरण देखिए, जैसे हरे धन अव, तो यहाँ पे हरे शब्द में जो हमारा अंतिम स्वर आ रहा है वो ए आ रहा है, तो इसलिए हरे हम पूरा वैसे ही लिखेंगे और जो अब है, अब का जो आ है वो अवग्रह में बदल जाता है, तो ये हो गया हरे अब। इसका दूसरा उदाहरण है विष्णु धन अब। विष्णु यहाँ पे ओ आ रहा है आपका, तो प्रथम पद का अंतिम जो अक्षर है यानी जहाँ हमें संधि करना है वहाँ पे ओ आ रहा है और दूसरे पद में प्रथम जो हमारा स्वर है वो आ रहा है, हस्व आ, तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ आ का अवग्रह हो जाता है, इसलिए हम इसको लिखेंगे विष्णु अव।